Hello, good morning everyone. Today we are going to discuss the second lecture on Introduction to Time Series Analysis. कल हम लोगों ने टाइम सीरीज एनालिसिस का फर्स्ट लेक्चर डिस्कस किया था और आज हम लोग सेकेंड लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर हमने आपको बताया था इसलिए डिस्कस किया था क्योंकि जब से ऑनलाइन टीचिंग शुरू हुई है और बीच में हम लोग की टीचिंग सस्पेंड हो गई थी तो एक लंबा गैप हो गया था। तो वो लिंक जोड़ने के लिए मैंने वो इंट्रोडक्शन टू टाइम सीरीज एनालिसिस फर्स्ट लेक्चर लिया ताकि आपको हम बता दें कि जो टाइम सीरीज मॉडलिंग है बेसिकली उसमें कोई भी जो टाइम सीरीज वेरिएबल है वो दो तरह का बिहेवियर डिपिक्ट कर सकता है। एक ट्रेंड स्टेशनरी बिहेवियर है जिसमें जो ओरिजिनल वेरिएबल है उसकी वैल्यूज ट्रेंड के अराउंड फ्लक्चुएट करती है, और दूसरा डिफरेंस स्टेशनरी जहाँ पे ओरिजिनल वेरिएबल की वैल्यूज ट्रेंड से ऊपर या नीचे की तरफ ड्रिफ्ट करती हैं। तो जो भी हमने आपको बताया था डिफरेंस स्टेशनरी सीरीज है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक ट्रेंड कंपोनेंट, एक मूविंग एवरेज कंपोनेंट। जो ट्रेंड कंपोनेंट है वो अल्फा प्लस बीटा टी से हम लोग अभिव्यक्त करते हैं, लेकिन ट्रेंड कंपोनेंट का मतलब ये है कि जो पास्ट वैल्यूज हैं वो फ्यूचर वैल्यूज को अफेक्ट कर रही है। तो ट्रेंड कंपोनेंट का एक ऑल्टरनेटिव ये है कि हम उसको पास्ट वैल्यूज के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और आपको कल बताया था वाई टी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा वाई टी माइनस वन प्लस यू टी। तो ये जो हिस्सा कहलाता है ये ऑटो रिग्रेसिव कंपोनेंट है कि जब हम एक ही वेरिएबल जो डिपेंडेंट है उसकी पास्ट वैल्यूज पर डिपेंडेंट वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं और साथ में एरर टर्म है तो वो ऑटो रिग्रेसिव मॉडल कहलाता है। वो कल हमने आपको बताया था वाई टी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा वाई टी माइनस वन प्लस यू टी। और दूसरा है कंपोनेंट मूविंग एवरेज कंपोनेंट है, यानी यू टी इक्वल टू लेमडा यू टी माइनस वन प्लस एप्सिलॉन टी, उससे रिप्रेजेंट किया था। तो मूविंग एवरेज कंपोनेंट बेसिकली जो एरर टर्म है वो क्यूमुलेट होता है, और वो क्यूमुलेट होके अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट असर्ट कर रहा है तो जो ओरिजिनल सीरीज है वो ट्रेंड से दूर हो जाएगी ऊपर ऊपर की तरफ, और अगर नेगेटिव इम्पैक्ट है तो ट्रेंड से दूर होकर नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का क्यूमुलेशन हो सकता है और उसी पे वो मूविंग एवरेज कंपोनेंट का इफेक्ट डिपेंड करता है। तो टोटल में ये ऑटो रिग्रेसिव मूविंग एवरेज मॉडल कहलाता है, या टाइम सीरीज मॉडल आप कह सकते हैं। तो टाइम सीरीज मॉडल को हम लोग शॉर्ट में एर्मा मॉडल कहते हैं, ARMA, एर्मा मॉडल। और वो एर्मा मॉडल को हमने कल पूरा डिस्क्राइब किया था, बट बेसिकली ऑल एर्मा मॉडल। बीच में दो तीन चार यानी तीन लेक्चर बीच में और हैं क्योंकि मैंने पूरी सीरीज बनाई हुई है, 7 लेक्चर की ये सीरीज है, लेकिन वो दो तीन चार हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, चाहे वो PhD के स्टूडेंट हों और चाहे वो हमारे एडवांस इकोनोमेट्रिक मेथड्स के स्टूडेंट। तो इसलिए मैं उन लेक्चर को अब नहीं लेना चाह रहा दो तीन चार, लेकिन आप में से अगर कुछ लोग कहेंगे, सुझाव देंगे, तो मेरे पास अगर टाइम होगा तो मैं उनको टेक अप करूँगा। और क्योंकि उसमें हमने आपको यूनिट रूट टेस्ट के बारे में बताया था और कुछ बेसिक डिफिकल्टीज के बारे में बताया था कि अगर हम ऑटो रिग्रेसिव मॉडल लें तो क्या उस पर OLS एस्टिमेशन कर सकते हैं या नहीं। तो मान वॉल्ड कंडीशंस के बारे में आपको उसमें बताया था। तो वो चीज़ों को अब हम रिपीट नहीं करना चाह रहे। आई डोंट वांट टू रिपीट देम अगेन एंड अगेन, आई वांट टू मूव अहेड जहाँ से हम एर्मा को जोड़ सकें। तो जो टाइम सीरीज मॉडल है उसके दो कंपोनेंट है, ऑटो रिग्रेसिव और मूविंग एवरेज इफ द सीरीज इज डिफरेंस स्टेशन।
और ज़्यादातर वेरिएबल्स डिफरेंस स्टेशनरी होते हैं, चाहे सेविंग्स ले लीजिए, चाहे इन्वेस्टमेंट ले लीजिए, चाहे जीडीपी ले लीजिए, कंजम्पशन ले लीजिए, मोस्ट ऑफ देम आर डिफरेंस स्टेशनरी। तो इसीलिए उसे हम एर्मा मॉडल या टाइम सीरीज मॉडलिंग कहते हैं। ट्रेंड स्टेशनरी है तब बात चला गया, but because most almost all the variables are difference stationary, therefore we have no hesitation in calling time series modeling as ERMA modeling. ERMA modeling का जो सेकेंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट रूट टेस्ट अगर अपनी जगह है, वो है एस्टिमेशन, हाउ टू एस्टिमेट द टाइम सीरीज मॉडल और द एर्मा मॉडल। यहाँ पे लिखा है एस्टिमेशन ऑफ एर्मा मॉडल और एक डैश लगा है बॉक्स जेनकिंस अप्रोच। सबसे पॉपुलर अप्रोच है बॉक्स जेनकिंस, इसी को हम टेकअप करेंगे। लेकिन ये अप्रोच 1970s में आई और उससे पहले और भी चीज़ें रही, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा थोड़ा सा एर्मा मॉडल डेवलपमेंट का, उसको हम टेकअप करेंगे। ये डायरेक्ट एस्टिमेशन नहीं है, थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको बता दें, आपको भी अच्छा लगेगा और आपने पढ़ भी रखा होगा। पहले पैराग्राफ में यही लिखा है कि बॉक्स जेनकिंस अप्रोच इंटरेस्टिंग है, लेकिन उससे पहले वी हैव टू डिस्कस द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इन ब्रीफ अबाउट द यूनिवेरिएट टाइम सीरीज मॉडल और एर्मा मॉडल। तो उस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ सेकेंड पैराग्राफ में लिखा द वे इन विच यूनिवेरिएट टाइम सीरीज डाटा इज मॉडल्ड। जो यूनिवेरिएट टाइम सीरीज डाटा उसको हम मॉडल करते हैं, उसको हम प्योरली ऑटो रिग्रेसिव टर्म्स में कर सकते हैं। प्योरली ऑटो रिग्रेसिव का मतलब मूविंग एवरेज नहीं है, यानी yt इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा yt माइनस 1 प्लस ut। और प्योरली मूविंग एवरेज टर्म जब रैंडम ड्रिफ्ट होगा तो वहां पे yt केवल ut के टर्म्स में एक्सप्रेस होगा, मूविंग एवरेज टर्म ut माइनस 1 उस सेंस में। और एर्मा प्रोसेसेस यानी जहां पे ऑटो रिग्रेसिव भी है, मूविंग एवरेज भी है, तो प्योरली ऑटो रिग्रेसिव हो सकता है, प्योरली मूविंग एवरेज प्रोसेस हो सकता है, और मिक्स या कंबाइंड प्रोसेस हो सकता है, ऑटो रिग्रेसिव मूविंग एवरेज दोनों। जब प्योर लिख दिया तो मतलब ऑटो रिग्रेसिव है तो मूविंग एवरेज नहीं है, और प्योर मूविंग एवरेज है तो ऑटो रिग्रेसिव नहीं है, और कंबाइंड है तो दोनों है, ऑटो रिग्रेसिव भी है, मूविंग एवरेज भी है। The original work on AR processes dates back to 1926 in an article by Yule. जो AR processes हैं उनका जो ओरिजिनल वर्क है वो यूल ने शुरू किया था 1926 में। इसके बारे में पहले भी डिस्कशन हमने कई बार किया, आपको सेकेंड सेमेस्टर में जब थे वहां बताया था कि स्पूरियस रिग्रेशन के बारे में, और वहां पे आपको याद होगा यूल का आर्टिकल डिस्कस किया था, रिलेशनशिप बिटवीन marriages performed at the Church of England and death rate। तो वो चीज आपको याद दिला रहे हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं सेकेंड सेमेस्टर में। कई बार इसलिए ये याद दिलाना पड़ता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट भी रिकॉल कर लें, तो नॉलेज शुड स्प्रेड अमंग अदर्स ऑल्सो। वो नॉलेज केवल आप अपने तक कंफाइन ना करें, नॉलेज बांटने से और बढ़ती है। नॉलेज एक ऐसी चीज है कि जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगी, क्या बात है इसमें, वरना मतलब नॉलेज का संचय होने लगता, एक अलग प्रॉपर्टी है नॉलेज की। ऐसे पैसे बांटेंगे आप, कम हो जाएगा। कोई भी चीज और बांटेंगे जो मटेरियलिस्टिक है वो कम हो जाएगी, लेकिन नॉलेज जो है बांटने से बढ़ती है। विचार कीजिएगा इस आइडिया पे कि नॉलेज इंक्रीजेस as you spread more and more of it, but if you distribute other things among people, then
it will not accumulate, rather it will depreciate, or it will fall less and less with you. So knowledge but is one thing which if you distribute among others, you will enhance or augment your knowledge, increase your knowledge. तो बांटिए नॉलेज, नॉलेज को शेयर कीजिए. आज हम आपको बोल रहे हैं, आप कल को दूसरे लोगों को बोलिए. कितना बढ़िया एग्जाम्पल था, पूजा जी को याद होगा या शिवांगी जी को याद होगा, रिलेशनशिप बिटवीन marriages performed at the Church of England and death rate. तो वहां से ये ऑटो रिग्रेसिव मॉडल की शुरुआत यूल ने की, और यहां मैंने बताया ऑटो रिग्रेसिव प्रोसेस implies that YT depends linearly on its own past values and white noise term. ये आपको पहले बता चुके, ये ऑटो रिग्रेसिव का मतलब है that YT depends linearly on its own past values and white noise term. मूविंग एवरेज, ये एयर आपको और नाम याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार अगर एमसीक्यू सवाल आता है तो वहां ये चीज पूछी जा सकती है, यूजीसी में भी पूछी जा सकती है. मूविंग एवरेज प्रोसेस वाज सब्सिक्वेंटली सजेस्टेड बाय स्लट्सकी इन 1927. मूविंग एवरेज प्रोसेस जो है उसकी शुरुआत स्लट्सकी ने की थी 1927 में सबसे पहली बार. उन्होंने ये बताया कि जो YT है इट कैन ऑल्सो बी मॉडल्ड इन टर्म्स ऑफ रैंडम कंपोनेंट और रैंडम टर्म्स. अब यहाँ लिखा मूविंग एवरेज प्रोसेस implies that after estimating the AR component, ये ऑटो रिग्रेसिव कंपोनेंट एस्टिमेट कर लें, उसके बाद इफ देयर इज ऑटो कोरिलेशन लेफ्ट इन द रैंडम टर्म, अगर रैंडम टर्म्स में ऑटो कोरिलेशन बचता है, then YT can also be modeled in terms of present and past white noise terms. ये जो मूविंग एवरेज प्रोसेस है वो तभी जनरेट होगा अगर ऑटो कोरिलेशन रहेगा. एक बार हमने ऑटो रिग्रेसिव कंपोनेंट को एस्टिमेट कर लिया, उसके बाद तो वंस वी हैव एस्टिमेटेड ऑटो रिग्रेसिव कंपोनेंट and still auto correlation is left, then it means that YT also depends upon the moving average component. कई बार हम लोग ऑटो कोरिलेशन को कम करने के लिए कॉकरेन ऑरकट मेथड लगाते हैं, लेकिन कॉकरेन ऑरकट मेथड भी अगर सही नहीं मिलता या उससे कम नहीं होता ऑटो कोरिलेशन, तो इसका मतलब है YT केवल पास्ट वैल्यूज पे डिपेंडेंट नहीं है अपनी, बल्कि वो मूविंग एवरेज कंपोनेंट्स पे भी डिपेंडेंट है. कुछ समझ में आ रहा होगा आपको कि YT ऑटो रिग्रेसिव कंपोनेंट पे ही डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि जो रैंडम टर्म्स हैं उस पर भी डिपेंडेंट है, क्योंकि वो ऑटो कोरिलेशन दिखा रहे हैं. तो कई बार ऑटो कोरिलेशन की समस्या आप कम करते हैं कॉकरेन ऑरकट मेथड लगा के, लेकिन उसको लगाने के बाद भी ऑटो कोरिलेशन कम नहीं हो पाता अगर, तो वहां पर फिर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका मतलब ये है कि YT केवल ऑटो रिग्रेसिव कंपोनेंट पे डिपेंडेंट नहीं है, वो मूविंग एवरेज कंपोनेंट पे भी डिपेंडेंट है. और ये प्योर मूविंग है, ये मूविंग एवरेज प्रोसेस हो गया. अभी आपको बताया मूविंग एवरेज प्रोसेस, पहले ऑटो रिग्रेसिव बताया, फिर मूविंग एवरेज. एल्मा मॉडल जो है यहाँ लिखा है नेक्स्ट पैराग्राफ में, कंबाइंड ऑटो रिग्रेसिव एंड मूविंग एवरेज प्रोसेस. एल्मा मॉडल दोनों को कंबाइन करता है, ऑटो रिग्रेसिव को भी और मूविंग एवरेज प्रोसेस, into a composite form, a combined form, so that number of parameters to be estimated is kept as low as possible, ताकि जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं वो कम से कम रहे. क्योंकि ऐसे क्या है कि एक कांस्टेंट टर्म YT इक्वल टू अल्फा रहेगा वहां, और एक अगर आप मूविंग एवरेज अलग करेंगे तो एक UT के साथ एक कांस्टेंट टर्म आ सकता.
तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स कई बार बढ़ जाते हैं, तो उसको मिनिमाइज रखना है तो आप दोनों को कंबाइन कर दीजिए, ऑटो रिग्रेसिव मूविंग एवरेज प्रोसेसेस को तो कंबाइन कर दीजिए। ये जो जनरल एर्मा मॉडल है, देवर फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय पीटर विटेल, WHITTLE विटेल, इन 1951 में उन्होंने बताया, और उनकी पीएचडी थीसिस का टाइटल था हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन टाइम सीरीज एनालिसिस। तो पीटर विटेल ने 1951 में अपनी पीएचडी थीसिस में एर्मा मॉडल को यूज किया, और उस पीएचडी थीसिस टाइटल था हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन टाइम सीरीज एनालिसिस, PSA। टाइम सीरीज मॉडलिंग में हम एर्मा मॉडल्स को कैसे यूज कर सकते हैं, ये पीटर विटेल ने सबसे पहली बार अटेम्प्ट किया। मुझे कितना बड़ा काम उन्होंने अपनी पीएचडी थीसिस के लिए किया, बहुत बड़ा काम। एक नए टेक्निक उन्होंने डेवलप कर दी, पीटर विटेल, नाम याद रखिएगा, यूल 1926, स्लट्सकी 1927, 1951 पीटर विटेल, और फिर 1970 में बॉक्स एंड जेनकिंस। एर्मा मॉडल की शुरुआत तो पीटर विटेल ने की, लेकिन पॉपुलराइज करने का योगदान बॉक्स जेनकिंस को है, क्योंकि उन्होंने अपने इस एर्मा मॉडल को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उनका डेवलप कर दिया, और आप उसको एम्पेरिकली एस्टिमेट कर सकते हैं एक बार सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया तो इसलिए मैंने कहा बॉक्स जेनकिंस ने पॉपुलराइज करने के लिए सबसे बड़ा सहारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का लिया, और उन्होंने सॉफ्टवेयर बना के उसको आसानी से लोगों को सिखा दिया कि आप एस्टिमेट कर सकते हैं। बहुत बड़ा योगदान है बॉक्स एंड जेनकिंस। मैनुअली एस्टिमेट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार सॉफ्टवेयर अगर आपके पास है तो हर चीज एस्टिमेट कर सकते हैं, वो चीज एस्टिमेट कर सकते हैं जो आपको भी नहीं पता। ज्यादातर आजकल लोग जो इकोनोमेट्रिशियंस हैं उनको एक थ्योरी नहीं आती, लेकिन एम्पेरिकली वो अपना कर रहे हैं और सोच रहे हैं सब सही है। सही और गलत का निर्णय वही ले सकता है जिसको थ्योरी भी आती है और प्रैक्टिस यानी एम्पेरिकल फाइंडिंग, एम्पेरिकल वर्क भी आता है। तो बॉक्स जेनकिंस ने तो सबसे बड़ा योगदान दिया कि उन्होंने इकोनोमेट्रिक्स में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के यूज को बढ़ावा दिया, और तब से देखिए ई व्यूज है, आर है, मेटलैब है, मिनी टैब है, स्टैटिस्टिका है, स्टाटा है, SPSS है, इतने सारे सॉफ्टवेयर आ गए, क्योंकि मैं नाम इसलिए ले रहा हूं कि आपको ये पता होना चाहिए। ई व्यूज हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, जो आप एक्सेल स्टेट है, बहुत सारे आपको नाम मिलेंगे। कम से कम एक सॉफ्टवेयर आपको आना चाहिए यूज करने, क्योंकि तब आपकी रेलिवेंस मार्केट में बढ़ जाएगी। दोनों चीजें आपको आनी चाहिए, आपकी तब रेलिवेंस है, क्योंकि आजकल बहुत बड़ा काम जो है इकोनोमेट्रिशियंस कर रहे हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर। फाइनेंशियल इकोनोमेट्रिक्स अलग है और प्योर इकोनोमेट्रिक्स अलग है, अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स थोड़ी अलग है। तो मेरा कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि यू शुड नो एटलीस्ट वन सॉफ्टवेयर। आप ईव्यू सीख लीजिए या कोई और SPSS जो आपको ठीक लगे। और थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी आपको आना चाहिए। तो बॉक्स जेनकिंस इसलिए बन गया क्योंकि उन्होंने अपने जो मेथोडोलॉजी डेवलप की उसका सॉफ्टवेयर भी तैयार कर दिया, और एस्टिमेशन करने में लोगों को आसानी होने लगी, और तब से ये एर्मा मॉडल जो है दे बिकेम पॉपुलर इन टेक्स्ट बुक एंड एम्पेरिकल फाइंडिंग्स ऑल्सो। अब यहाँ आगे बॉक्स जेनकिंस अप्रोच पर हम चल रहे हैं।
ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले आपको बताया टाइम सीरीज मॉडल क्या होती है, वो एरमा मॉडल होता है। एरमा में ए आर क्या है वो बताया। ए आर की शुरुआत यूल ने की, मूविंग एवरेज की शुरुआत स्लट्सकी ने की, एरमा की शुरुआत पीटर विटल ने की, फिर बॉक जेनकिंस ने उसको पॉपुलराइज किया। खत्म हो गई, 5 स्लाइड आपकी निपट गई। अब तक की जो कहानी थी 5 स्लाइड की खत्म। 5 स्लाइड 5 लाइन में खत्म। अब आइए 6वीं स्लाइड पे। बॉक जेनकिन अप्रोच में 5 स्टेप हैं, आप किसी स्टेप को छोड़ नहीं सकते। थ्योरी आनी चाहिए आपको। पहला स्टेप यहाँ दिया है, देखिए क्या लिखा, स्टेशनरिटी ऑफ सीरीज। ये पहला स्टेप है कि जो भी आपका टाइम सीरीज डाटा उसको पहले स्टेशनरी कर लीजिए। और स्टेशनरी कैसे करेंगे वो यहाँ लिखा है, स्टेशनरिटी इम्प्लाइज differencing be done only to the extent it should be near stationary, not perfect stationary. स्टेशनरिटी में आप स्टेशनरी बनाइए, वो नियर स्टेशनरी होनी चाहिए, परफेक्ट स्टेशनरिटी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर परफेक्ट स्टेशनरिटी होगी फिर तो एस्टिमेशन बहुत मुश्किल हो जाएगा, या होगा ही नहीं। तो आप डिफरेंसिंग वहीं तक कीजिएगा, एक बार 2 बार, जहां पे वो नियर स्टेशनरी हो जाए, यानी हल्का सा ड्रिफ्ट रहे उसमें, बिल्कुल एक लाइन में फ्लक्चुएशंस ना हो। इट शुड बी स्लाइटली ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम दैट स्टेट, स्लाइटली। अभी मैं आपको फिगर दिखाऊंगा, आप समझिएगा, ध्यान से देखिएगा उन फिगर्स को। Stationarity is required so that one may not be far too wrong in predicting the future values of the series. क्योंकि अगर एक बार स्टेशनरी मॉडलिंग आपने कर ली तो स्टेशनरिटी में यह है कि जो करंट वैल्यूज है वो पास्ट वैल्यूज पे डिपेंडेंट है, आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर करंट वैल्यूज पास्ट वैल्यूज पे डिपेंडेंट नहीं है अच्छे से, तो फिर आपका प्रिडिक्शन सही नहीं होगा, फोरकास्ट एरर बहुत हाई होंगे। इसीलिए लिखा, however if some innovation take place in future then forecast error may be high, तब फोरकास्ट एरर हाई हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको सीरीज को स्टेशनरी करना है, पहला स्टेप। और स्टेशनरिटी का मतलब है कि नियर स्टेशनरिटी हो, नॉट परफेक्ट स्टेशनरिटी। अब यहाँ पे ये सीरीज को स्टेशनरी किया है, लॉग है जीडीपी का, ये फर्स्ट डिफरेंस पे है, ऊपर लिखा फर्स्ट डिफरेंस, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस स्टेशनरी सीरीज ऑफ इंडिया रियल जीडीपी 2005 4-5 कीमतों पे 11-12 तक, यानी लॉग वैल्यूज ली है जीडीपी की, और उसके बाद सेकंड माइनस फर्स्ट वैल्यू, थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड, बना के देखिएगा आप। ये नियर स्टेशनरी है, आप देखिए ये फ्लक्चुएशन यहाँ तक स्ट्रेट लाइन में, फिर हल्की हल्की ड्रिफ्ट की हैं, ये देखिए ऊपर की तरफ ड्रिफ्ट की है। 81-82 के बाद से हल्का सा ड्रिफ्ट है। तो ये नियर स्टेशनरी है, फर्स्ट डिफरेंसिंग। अब सेकंड डिफरेंसिंग देखिएगा, ये पिक्चर माइंड में रखिएगा अपने, अगर आपके माइंड में ये पिक्चर रहेगी तभी आप कर पाएंगे। देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नहीं है, हल्का सा ड्रिफ्ट कर रहा, हल्का। अब आप सेकंड देखिएगा, ये देखिए नियर, ये परफेक्ट स्टेशनरी, एक लाइन में सारी फ्लक्चुएशन। तो कई बार आपको लगेगा अरे ये परफेक्ट स्टेशनरी है, बहुत अच्छी, ये माँ कूड़ा, रबिश। जो नियर स्टेशनरिटी पे आपको जाना, और आप पहली वाली स्लाइड पर अपने को स्टिक करें, यानी एक से ज्यादा बार स्टेशनरिटी बनाने की जरूरत नहीं है। परफेक्ट स्टेशनरिटी में फिर आगे एस्टिमेशन प्रॉब्लम्स आएंगे।
ये मूविंग एवरेज प्रोसेस बिल्कुल खत्म कर रहा है। यहाँ लिखा सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस स्टेशनरी सीरीज ऑफ इंडिया रियल जीडीपी। सेकेंड ऑर्डर का मतलब है एक बार स्टेशनरी किया और फिर जो सीरीज आई उसको दोबारा स्टेशनरी बनाया। तो डिफरेंस इन डिफरेंस, तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मॉडल। तो बॉक्स जेनकिंस अप्रोच में पहला स्टेप है स्टेशनरिटी ऑफ सीरीज। पहला स्टेप क्या है? स्टेशनरिटी ऑफ सीरीज। तो टाइम सीरीज डाटा है उसको स्टेशनरी बना लेंगे, ज्यादा सोचे नहीं, नियर स्टेशनरी। सेकेंड स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मॉडल। Identification of the model requires three parameters to be scrutinized: P, D and Q. जो आइडेंटिफिकेशन है उसमें तीन पैरामीटर्स आपको स्क्रूटनाइज कर रहे हैं। P क्या है, D क्या है, Q क्या है। P यहाँ पे स्मॉल p है, कैपिटल P नहीं है, स्मॉल p। स्मॉल p का मतलब है ऑर्डर ऑफ ऑटो रिग्रेसिव प्रोसेस क्या है। यहाँ लिखा है 2A, ऑर्डर ऑफ AR प्रोसेस सिंबलाइज्ड एज P और द ऑप्टिमल लेंथ ऑफ लैग ऑफ द AR कंपोनेंट ऑफ सीरीज। तो P ऑर्डर ऑफ AR प्रोसेस है। ऑर्डर का मतलब है कि ऑप्टिमल लेंथ ऑफ लैग क्या है। P क्या इंडिकेट करता है, एग्जाम के लिए भी देखिए। P इंडिकेट्स ऑर्डर ऑफ AR प्रोसेस। और ऑर्डर ऑफ AR रिग्रेस, ऑर्डर ऑफ ऑटो रिग्रेसिव प्रोसेस का मतलब है ऑप्टिमल लेंथ ऑफ लैग क्या है। फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, ये ध्यान रखना। और यहाँ थर्ड पैराग्राफ में लिखा P सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ ऑटो कोरिलेशन कोफिशिएंट और पार्शियल ऑटो कोरिलेशन कोफिशिएंट और बोथ। ये जो ऑर्डर ऑफ ऑटो रिग्रेसिव प्रोसेस है, यानी ऑप्टिमल लेंथ ऑफ लैग क्या होगी AR की। फर्स्ट ऑर्डर होगा yt इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा yt माइनस 1 प्लस ut, या सेकेंड ऑर्डर होगा yt इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा yt माइनस 1 प्लस गामा yt माइनस 2 प्लस ut। थर्ड ऑर्डर होगा, यानी ऑप्टिमल लेंथ ऑफ लैग क्या है, व्हाट इज द ऑप्टिमल लेंथ ऑफ लैग। फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर लैग है, थर्ड ऑर्डर लैग है, ये देखना। इसका निर्णय आप नहीं ले सकते आर्बिट्रली। इसका निर्णय हमें दो तरह से मिल सकता है। एक है ऑटो कोरिलेशन कोफिशिएंट के पैटर्न को ऑब्जर्व करना, ऑटो कोरिलेशन कोफिशिएंट के पैटर्न को ऑब्जर्व करना, और दूसरा पार्शियल ऑटो कोरिलेशन कोफिशिएंट के पैटर्न को ऑब्जर्व करना, PSC। तो या तो आप ऑर्डर ऑफ ऑटो कोरिलेशन कोफिशिएंट को देख सकते हैं, बिहेवियर को देख सकते हैं, और दूसरा ये है कि पार्शियल ऑटो कोरिलेशन कोफिशिएंट के बिहेवियर को देख सकते हैं। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में अगर आप देखेंगे, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी और मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स जो छपे हैं तमाम जर्नल्स के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में या वर्ल्ड के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में जो तमाम आर्टिकल छपे हैं, तो वहां पे ऑर्डर ऑफ ऑटो रिग्रेसिव प्रोसेस या ऑर्डर ऑफ जो AR प्रोसेसेस हैं उसको पार्शियल ऑटो कोरिलेशन कोफिशिएंट से आप आसानी से जज कर सकते हैं। और पार्शियल ऑटो कोरिलेशन कोफिशिएंट ज्यादा अच्छी पिक्चर देगा। लेकिन अगर डाउट है तो फिर आप साथ में ऑटो कोरिलेशन कोफिशिएंट को भी देख सकते हैं। तो ऑटो कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या है वो हमने नेक्स्ट स्लाइड में बताया है, आपको पढ़ चुके हैं इसे। जब आपको हमने
क्लास में बताया था मान वाल्ड कंडीशन वगैरह, तो उसी सिलसिले में हमने ऑटो कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू निकाली थी। ये रो एस लिखा, ACC ऑटो कोरिलेशन कोएफिशिएंट, उसका शॉर्ट फॉर्म, और ब्रैकेट में लिखा रो एस, यानी ऑटो कोरिलेशन कोएफिशिएंट फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड, ये उसका फार्मूला यहाँ दिया, रो एस इक्वल टू गामा एस अपॉन गामा रो। गामा एस क्या है, आपको बताया था ऑटो कोवेरियंस, ऑटो कोवेरियंस। गामा जीरो है वेरियंस, वेरियंस ऑफ, तो ऑटो कोवेरियंस अपॉन वेरियंस ऑफ वाईटी सीरीज, वो ऑटो कोरिलेशन कोएफिशिएंट देगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं रो एस में पहला जो ऑटो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है जीरो, मतलब कोई लैग नहीं है, तो गामा जीरो अपॉन गामा जीरो 1 हो गया, उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है। ऑटो कोरिलेशन कोएफिशिएंट की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, वैसे भी आर की वैल्यू कोरिलेशन कोएफिशिएंट की भी 1 होती है। रो 1 गामा 1 अपॉन गामा जीरो, गामा 1 है ऑटो कोवेरियंस बिटवीन वाईटी वाईटी -1, तो बीटा सिग्मा स्क्वायर इसकी वैल्यू है अपॉन सिग्मा स्क्वायर वाई, सिग्मा स्क्वायर वाई कट जाएगा, बीटा बचेगा। यहाँ एक बात बता दें, बीटा जो है दैट इज लेस देन 1, एक से कम है, ये आपकी जानकारी के लिए है। और जब वहां पे पढ़ाया था तब भी ये बात बताई थी कि बीटा शुड बी लेस देन 1। गामा 1 बीटा के बराबर है, यानी 1 है, और बीटा 1 लेस देन 1 है, मान लीजिए 0.84 है। गामा 2 बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, इसी तरह से गामा 3 बीटा क्यूब आ जाएगा, गामा 4 बीटा टू पावर 4, गामा एस क्या होगा, बीटा बीटा टू दी पावर एस हो जाएगा, गामा एस होगा बीटा टू दी पावर एस। सिंस बीटा इज लेस देन 1, बीटा चूंकि एक से कम है, हेंस ऑटो कोरिलेशन कोएफिशिएंट डिक्लाइन कंटिन्यूअसली एंड एक्सपोनेंशियली। कंटिन्यूअसली हमारी फोटो के पीछे आ गया, और एक्सपोनेंशियली, क्योंकि बीटा एक से कम है, मान लीजिए 0.8 है, तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा 0.64, वो कम होता चला जाएगा, इसलिए लिखा है बीटा लेस देन 1 है, हेंस ऑटो कोरिलेशन कोएफिशिएंट डिक्लाइन कंटिन्यूअसली एंड एक्सपोनेंशियली, गिरेगा रेगुलरली और तेजी से गिरेगा, एक्सपोनेंशियली डिक्लाइन। अभी ये कहा जा रहा है जो कोविड की सेकेंड वेव एक्सपोनेंशियली बढ़ी है, लेकिन डिक्लाइन भी एक्सपोनेंशियली करेगी। और जून 10 को जैसा लोग बता रहे हैं कि एक महासूर्य ग्रहण है पूरे विश्व में, उसके बाद शायद ये सेकेंड वेव बहुत सबसाइड कर जाएगी, तो जुलाई में आपका एग्जाम हो सकता है, ऐसा ज्योतिष बता रहा है। बाकी तो सरकार पे छोड़ दीजिए, सरकार अपने हिसाब से करे, लेकिन आप अपनी तरफ से तैयारी रखिए। आप लोग का भी रिजल्ट आ गया है, कईयों के मार्क्स हमें पता चल गए हैं, आप सबको बधाई, और आगे की तैयारी कीजिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है सबकी। इतना ध्यान से आप लोग लेक्चर लिखते हैं, फीडबैक देते हैं, हमारा मनोबल बढ़ता है, हम चाहते हैं और अच्छा करें आपके लिए, क्योंकि हम लोग के लिए स्टूडेंट्स ही एसेट है, उन्हीं के लिए हम लोग को अपना कर्तव्य निभाना। हम लोग गुरु हैं, तो गुरु का काम ही है कि शिष्य की जितनी मदद करिए करें। तो hence auto correlation coefficient decline continuously and exponentially. और वही चीज यहाँ लिखी है, ऑटो कोरिलेशन कोएफिशिएंट डिक्लाइंस एक्सपोनेंशियली।
और यहाँ लिखा है भी प्लॉट दिस कोफिशिएंट अगेंस्ट द लेंथ ऑफ लैग। अगर हम इन कोफिशिएंट को लैग लेंथ के अगेंस्ट प्लॉट कर दें तो आपको कोरिलोग्राम मिलेगा। ये भी हम पहले पढ़ा चुके, और वो कोरिलोग्राम दिखाएगा कि जो ऑटो कोलिजन कोफिशिएंट्स हैं उनको ज्वाइन करेंगे तो दैट कोरिलोग्राम शोज अ डिक्लाइनिंग पैटर्न, एक्सपोनेंशियली डिक्लाइनिंग पैटर्न। और अगर कोरिलोग्राम आप बना रहे हैं तो वो ये भी बताएगा कि वाईटी सीरीज स्टेशनरी है, ये भी वो इंडिकेट करेगा। इट ऑल्सो सिग्निफाइज वाईटी सीरीज टू बी स्टेशनरी। ये देखिए, ये एक कोरिलोग्राम है, इधर वाई एक्सिस पे ऑटो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, एक्स एक्सिस पे लेंथ ऑफ लैग। तो जैसे जैसे लेंथ ऑफ लैग बढ़ रहा है ऑटो कोरिलेशन कोएफिशिएंट डिक्लाइन करता है, और ये डिक्लाइन एक्सपोनेंशियल है। तो ये दो बातें बताएगा, एक तो ये आपकी सीरीज स्टेशनरी है और जो लेंथ ऑफ लैग आपने सेलेक्ट किया वो सही है, ऑप्टिमल। तो एक तरीका ऑटो रिग्रेसिव ऑर्डर सेलेक्ट करने का, ऑर्डर ऑफ ऑटो रिग्रेसिव प्रोसेस, यानी वाईटी ऑर्डर क्या है, अल्फा प्लस बीटा वाईटी माइनस 1 प्लस गामा वाईटी माइनस 2 प्लस यूटी। फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है। तो ऑर्डर ऑफ ऑटो रिग्रेसिव प्रोसेस को चेक करने का एक तरीका है, यानी पी जिसे हम कह रहे हैं, पी को डिटरमिन करने का एक तरीका है टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑटो कोरिलेशन, एंड इफ इट डिक्लाइंस कंटिन्यूअसली एंड एक्सपोनेंशियली then we can say that order of auto regressive process जो आपने सेलेक्ट किया वो सही है और वाईटी सीरीज स्टेशनरी। और दूसरा तरीका ये है, कई देखिए जब थ्योरी और प्रैक्टिस में जाएंगे तो जरूरी नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट शेप आपको मिले जैसा आप थ्योरी बता रही हैं, थोड़ा उतार चढ़ाव उसमें हो सकता है, ये मत सोचेगा कि नहीं हो सकता। थ्योरी परफेक्टनेस की तरफ ले जाती है, लेकिन एम्पेरिकल फाइंडिंग्स दे आर नियर परफेक्ट, वो 100% परफेक्ट नहीं, नियर परफेक्ट। थ्योरी बिलीव इन आइडियलिस्टिक स्टेट, लेकिन जब आप प्रैक्टिस पे जाएंगे वी बिलीव इन नियर आइडियलिस्टिक स्टेट्स। आप आइडियल स्टूडेंट हैं या नियर आइडियल है या लीस्ट आइडियल है? तो परफेक्ट आइडियल स्टूडेंट होना भी बहुत मुश्किल। जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव आते हैं कि इंसान भूल जाता है कि आइडियलनेस क्या है, व्हाट इज द स्टेट ऑफ आइडियलनेस। और बहुत बिरले होते हैं जो उन सिचुएशंस में बहुत रैशनली बिहेव कर पाए, आसान नहीं। तो ये परफेक्ट थ्योरेटिकल पिक्चर है, लेकिन इंपेरिकल पिक्चर इससे स्लाइटली डिफरेंट हो सकती है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब दूसरा तरीका इसीलिए है ऑटो कोरिलेशन की जगह पार्शियल ऑटो कोरिलेशन कोएफिशिएंट। पार्शियल ऑटो कोरिलेशन कोएफिशिएंट देखिए, जब 3 वेरिएबल हैं तभी आप निकाल सकते हैं, 2 वेरिएबल पे नहीं निकल पाएगा। यानी जब सेकंड ऑर्डर का ऑटो रिग्रेसिव होगा तो पार्शियल ऑटो कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकलेगा सेकंड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में पार्शियल ऑटो कोरिलेशन क्या निकलेगा, वो तो सिंपल कोरिलेशन निकल जाएगा। पार्शियल ऑटो कोरिलेशन के लिए सेकेंड ऑर्डर चाहिए, यानी वाई टी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा वाई टी माइनस 1 प्लस गामा वाई टी माइनस 2, सेकेंड ऑर्डर। अगर सिर्फ अल्फा प्लस बीटा वाई टी माइनस 1 है तब तो सिंपल कोरिलेशन से काम चल रहा है, और वही ऑटो कोरिलेशन है, पार्शियल ऑटो कोरिलेशन। यहाँ लिखा पार्शियल ऑटो कोरिलेशन कोएफिशिएंट R13.2, यानी
फर्स्ट और थर्ड वेरिएबल के बीच है ये, और आफ्टर एलिमिनेटिंग द इफेक्ट ऑफ द सेकेंड वेरिएबल, सेकेंड वेरिएबल के इफेक्ट को हटा दें। और फॉर सेकेंड ऑर्डर रिग्रेसिव मॉडल ये वाई टी इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 वाई टी माइनस 1 प्लस बीटा 3 वाई टी माइनस 2 प्लस यू, ये मॉडल लिया। तो आप देखिए दो लैग टर्म लिए हैं, एक में काम नहीं चल पाएगा। अब तीन वेरिएबल हो गए, एक वाई टी माइनस 1 वाई टी माइनस 2, तीन वेरिएबल होगा। वाई टी एक हो गया, यहाँ लिखा वाई टी इज वेरिएबल 1, वाई टी माइनस 1 इज वेरिएबल 2, वाई टी माइनस 2 इज वेरिएबल 3, तीन वेरिएबल हो गए यहाँ पे। तो R13.2 ये फर्स्ट और थर्ड ऑर्डर के बीच ऑटो कोरिलेशन, पार्शियल ऑटो कोरिलेशन कोएफिशिएंट, और इसकी वैल्यू आपको याद है, आपको बता भी चुके हैं क्लास में, R13 माइनस R12 R23 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस R स्क्वायर 12 अंडर रूट 1 माइनस R स्क्वायर 23। तो R13 यानी फर्स्ट और थर्ड ऑर्डर के बीच कोरिलेशन, तो वो रो2 हो गया, फर्स्ट और थर्ड ऑर्डर के बीच। और फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर के बीच रो1 हो गया, सेकंड थर्ड के बीच रो1 हो गया, क्योंकि गैप नहीं है, टी माइनस 1 गैप नहीं, तो रो2 माइनस रो1 इंटू रो1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस रो1 स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस रो1 स्क्वायर। तो ऊपर आ जाएगा रो2 माइनस रो1 स्क्वायर, और नीचे अंडर रूट हट जाएगा 1 माइनस रो1 स्क्वायर, बहुत आसान फार्मूला। तो ये पार्शियल ऑटो कोरिलेशन होगा 1 और 3 के बीच में। ऐसे ही आप 1 2 के बीच वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 3 के बीच निकाल सकते हैं। So thus if auto regressive model is of order 2, then partial autocorrelation cuts off after the length of lag। यानी अगर सेकेंड ऑर्डर का ऑटो रिग्रेसिव मॉडल है तो उस सेकेंड ऑर्डर के बाद पार्शियल ऑटो कोरिलेशन कट ऑफ हो जाएगा, यानी जीरो से नीचे चला जाएगा या जीरो पर आ जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो पार्शियल ऑटो कोरिलेशन कट्स ऑफ आफ्टर द ऑर्डर ऑफ लैग, और ऑटो कोरिलेशन कोएफिशिएंट डैम्स आउट एज लेंथ ऑफ लैग इंक्रीजेस। डैम्स आउट मतलब वो डिक्लाइन करता चला जाएगा, डिके कर जाएगा बहुत तेजी से। तो अगर आपने ऑर्डर ऑफ ऑटो रिग्रेसिव प्रोसेस सही पहचाना तो उसके दो जरिए हैं पहचानने के। एक है ऑटो कोरिलेशन कोएफिशिएंट, वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन करे और एक्सपोनेंशियली डिक्लाइन करे, और दूसरा है पार्शियल ऑटो कोरिलेशन कोएफिशिएंट। पार्शियल ऑटो कोरिलेशन कोएफिशिएंट में लेंथ ऑफ लैग के बाद वो कट ऑफ हो जाएगा, जीरो, नियर जीरो, जीरो या नेगेटिव हो जाएगा। Either of the two or both approaches are sometimes relevant in selecting the length of lag। इन दोनों में से कोई एक या दोनों अप्रोच कई बार महत्वपूर्ण होती है हमें लेंथ ऑफ लैग सेलेक्ट करने के लिए। फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है ये। यूजुअली डेटा इज एनुअल, अगर डेटा एनुअल है, लेंथ ऑफ लैग शुड बी 1 एंड इफ क्वार्टरली लेंथ ऑफ लैग शुड बी 4। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि लेंथ ऑफ लैग अगर एनुअल डाटा है तो 1 चल जाएगा, क्वार्टरली है तो 4 पीरियड लेंथ ऑफ लैग लेना पड़ेगा। तो ये आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, 1 लें, 2 लें या 4 लें, ये थोड़ा सिलेक्शन है, और इसी को हम ऑर्डर ऑफ ऑटो रिग्रेसिव प्रोसेस कहते हैं, और इसे P से इंडिकेट करते हैं, P। तो P इज ऑर्डर ऑफ ऑटो रिग्रेसिव प्रोसेस। एनुअल डाटा है तो 1 सही है, क्वार्टरली डाटा है तो यूजुअली 3 या 4 आप ले सकते हैं। तो ये थोड़ा आपको यहाँ पे मॉडलिंग लगानी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि ऑर्डर ऑफ ऑटो रिग्रेसिव प्रोसेस क्या है, P की वैल्यू क्या है, ऑर्डर ऑफ लैग क्या है, 1 है 2 है, ये देखना।
यहाँ पे देखिए सेकेंड ऑर्डर ऑटो रिग्रेसिव प्रोसेस निकाला, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरे में कट ऑफ हो गया नेगेटिव, फिर पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि ये जो दो लाइनें हैं ये 5% एरर को दिखा रही हैं इधर साइड पर, तो ये ब्लू लाइन इसके अंदर ही रहनी चाहिए, इसके बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि बाहर जाएंगे तो एरर आपका 5% ज़्यादा हो जाएगा और जो बड़ा डेंजरस है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखेंगे कि एक चीज़ आपको पहली बताई, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। सबसे पहले यूल 1926 ऑटो रिग्रेसिव प्रोसेस के बारे में बताया। 1927 में स्लेट्सकी ने बताया मूविंग एवरेज के बारे में, और फिर पीटर विटिल ने एल्मा प्रोसेस को यूज़ किया अपनी थीसिस 1951 में, और 1970 में बॉक्स जेनकिंस ने अपना मेथड पॉपुलर किया सॉफ्टवेयर पर बेस करके, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर। और बॉक्स जेनकिंस अप्रोच में हमने आपको बताया कि 5 स्टेप हैं, ध्यान रखिएगा कितने, 5। सबसे पहले स्टेशनरिटी का है, या आप सीरीज को स्टेशनरी कर लीजिए, और स्टेशनरिटी का मतलब है नियर स्टेशनरिटी, परफेक्ट नहीं। आप करके देख लीजिए, स्टेशनरी तो सिंपल है, सेकंड माइनस फर्स्ट वैल्यू है, लॉग ले लीजिएगा जीडीपी है तो, और थर्ड माइनस सेकंड, इस तरह से पूरी सीरीज आप बना सकते हैं और प्लॉट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। जब सेकंड ऑर्डर डिफरेंसिंग करेंगे तो ज्यादातर सीरीज प्योर स्टेशनरी हो जाती है, एनुअल डाटा है तो इसलिए कोशिश कीजिए प्योर या 100% स्टेशनरिटी नहीं चाहिए, नियर स्टेशनरिटी चाहिए। और नियर स्टेशनरिटी का मतलब है कि ओनली टू द एक्सटेंट इट बिकम्स स्टेशनरी। और दूसरा प्रोसेस है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑटो रिग्रेसिव प्रोसेस। आइडेंटिफिकेशन मैंने जनरल बताया है कि उसमें PDQ की वैल्यू निकालते हैं। P मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑटो रिग्रेसिव प्रोसेस या ऑर्डर ऑफ ऑटो रिग्रेसिव प्रोसेस, यानी लेंथ ऑफ लैग, एक पीरियड का 2 है 3 है कितना। तो उसके लिए दो मेथड्स हैं, एक ऑटो कोरिलेशन कोएफिशिएंट प्लॉट कर लीजिए, अगर वो एक्सपोनेंशियली डिक्लाइन करता तो फर्स्ट ऑर्डर है, नहीं डिक्लाइन करता तो सेकंड ऑर्डर देख लीजिए। और दूसरा मेथड है पार्शियल ऑटो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का। पार्शियल ऑटो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का मतलब है कि जैसे R13.2 निकाला तो सेकंड ऑर्डर में आपको एक पार्शियल ऑटो कोरिलेशन कोएफिशिएंट मिलेगा एंड इट विल कट ऑफ आफ्टर द लेंथ ऑफ लैग, और वो आप कंप्यूटर से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सेकंड ऑर्डर जो है, ये सबसे ऊपर वाला लाइन ब्लू लाइन फर्स्ट ऑर्डर है, फिर ये सेकंड ऑर्डर है, और ये थर्ड पे देखिए नेगेटिव हो गया, कट ऑफ हो गया। तो इट कट्स ऑफ आफ्टर द लेंथ ऑफ लैग। तो बहुत सी चीजें प्योर थ्योरी की हैं, बहुत सी चीजें एम्पेरिकल फाइंडिंग्स की हैं। कई बार हमें यहाँ सेकंड ऑर्डर दिख रहा है लेकिन हम फर्स्ट ऑर्डर यूज कर रहे हैं। तो थोड़ा सा प्रोसेस को हमें एम्पेरिकली भी देखना पड़ेगा कि सेकंड ऑर्डर वहाँ फिट नहीं बैठ रहा अच्छे से, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर लिया जाए। तो थ्योरी और एम्पेरिकल फाइंडिंग में थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन आपको दिखाई देगा सॉफ्टवेयर में भी, लेकिन फिर भी वो कॉन्ट्राडिक्शन वर्थ रिव्यूइंग है, और कोई नई चीज लगे तो आप उसे अपने प्रोफाइल में ऐड भी कर सकते। तो ये सारी चीजें आज डिस्कस की, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बाद एस्टिमेशन में सबसे पहला स्टेप है स्टेशनरिटी, और दूसरा है PDQ का ऑर्डर निकालना, जिसे P का आज बताया है ऑर्डर ऑफ ऑटो रिग्रेसिव प्रोसेस। ऑर्डर ऑफ ऑटो रिग्रेसिव प्रोसेस आप ऑटो कोरिलेशन और पार्शियल ऑटो कोरिलेशन कोएफिशिएंट से जज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें बताई हैं। बाय गुड लक, गुड विशेस टू यू ऑल, और अपने मार्क्स वगैरह बताइएगा फिर
कभी आपको टाइम लगे। तो हमारी तरफ से लेक्चर मैंने छोटे ही रखे हैं, ब्रीफ में रखे हैं, आप समझ लें आसानी से और डाइजेस्ट कर लें। तो जैसे हमारा क्लास तो ज़रूर मंडे ट्यूसडे को रहता 9:15 पे, लेकिन क्योंकि अभी थोड़ा सा एक बहुत टेम्पररी चार्ज ऑफिशिएटिंग इंजीनियरिंग का मेरे पास है, तो मैं उतना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। तो लेक्चर जब मुझे मौका लगेगा मैं लोड कर दूँगा, आप उसे देखिएगा। और क्योंकि बहुत सी ऑनलाइन मीटिंग्स हैं जो अटेंड करनी पड़ती हैं, तो अपना ये वीडियो आप देखिएगा और कोई डाउट हो आप पूछ लीजिएगा। और वैसे ही मुझे माइक्रो का भी जब भी टाइम लगेगा, क्योंकि अब गेम्स थ्योरी हमें शुरू करना है, तो मैं अपलोड कर दूँगा। और तब तक आप ये वीडियो वॉच कीजिएगा। और इसके बाद वाला लेक्चर एडवांस इकोनोमेट्रिक्स का वो अपलोडेड है को इंटीग्रेशन पे, और उसको लेकिन एक बार ये ख़त्म हो जाए तब आप लोग वॉच कीजिएगा, हम बता भी देंगे पूरा टाइटल उसका क्या है आपको। तो आपकी इस तरह से यूनिट 3 पूरी हो जाएगी। यूनिट 1 में भी जनरलाइज लीज स्क्वायर अपलोडेड है, GLS, वो आप देख सकते हैं, कोई नया अपलोडिंग नहीं होगा उसके लिए, जनरलाइज लीज स्क्वायर ऑलरेडी अपलोड कर दिया, तो वो आप पढ़ सकते हैं तब तक। तो GLS मॉडल, GLM आप पढ़ चुके हैं, यहाँ भी अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। और यूनिट रूट टेस्ट वगैरह हम पहले बता चुके हैं, इसलिए डिस्कस नहीं किया है, लेकिन आप कहेंगे तो वो भी अपलोड कर देंगे। तो इसलिए हम 1 से सीधे 5 पे जंप कर गए, ये याद रखिएगा। बीच में 2nd 3 4 हमने थोड़ा स्किप कर दिया। तो ओके, गुड विशेस, गुड लक, अपना हेल्थ का ध्यान रखिएगा और एंजॉय कीजिए, वीडियो को एंजॉय कीजिए और अपनी लाइफ को भी थोड़ा एंजॉय कीजिए। अभी आपके दिन इतने नहीं है, लेकिन इतनी गंभीर बीमारियां अचानक आ गई हैं कि कई बार सोचना पड़ता है कि आगे ज़िंदगी क्या है। चलिए, ज़िंदगी चलती का नाम ज़िंदगी है, बस चलते रहिए। ओके, गुड बाय, गुड बाय।